हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम अपना टॉपिक जिस पे अब प्रीवियसली वीडियो में शूट कर रही हूँ, मेरा टॉपिक है प्री क्लैम्शिया। ये प्री क्लैम्शिया का 5th पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि प्री क्लैम्शिया क्या होता है, ठीक है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद मैंने बताई थी आपको इटियोपैथोलॉजी क्या है प्री क्लैम्शिया की। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने बताया था डिटेल वीडियो पैथोफिजियोलॉजी बताई थी प्री क्लैम्शिया की। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि क्लिनिकल टाइप्स प्रीक्लैम्शिया कितने टाइप्स का मिलता है, माइल्ड होता है, सीवियर होता है। फिर मैंने क्लिनिकल फीचर्स बताए थे। फिर उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन बताए थे आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने इसी अभी वीडियो को ज्वाइन किया है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम ना टॉपिक अपना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इस पे वीडियो जो डाली जाती हैं वो आपको किसी भी तरीके से यूज़फुल लगती हैं, आपके काम के होती हैं, आपको अच्छा लगता है उन्हें पढ़ के, आपको समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लैम्शिया की। कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं प्रीक्लैम्शिया की दो तरीके की होती हैं। एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक रिमोट होती हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन भी दो तरीके की हो सकती हैं, वो या तो वो मैटरनल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं या वो फीटल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस की। इमीडिएट में भी मैं मैटरनल जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होंगी उनके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशन होंगी इमीडिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकती हैं। एक्लैम्शिया हो सकता है 2% लोगों के अंदर, एक्सीडेंटल हेमरेज हो सकता है, ओलिग्यूरिया हो सकता है, या फिर एब्सेंस मीन्स एन्यूरिया। एब्सेंस ऑफ यूरिन को बोला जाता है एन्यूरिया। ओलिग्यूरिया मीन्स जब यूरिन आउटपुट हमारा कम हो जाता है। डिमनेस ऑफ विजन हो सकता है, ठीक है, या फिर इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, या फिर हो सकता है इसके अलावा प्रीटर्म लेबर यानी वक्त से पहले लेबर पेन हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इमीडिएट मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द हेल्प सिंड्रोम, एंड दिस इज द सिनोनिम विच वी यूज एच फॉर मीन्स। हेल्प सिंड्रोम में जो एच होता है वो स्टैंड्स करता है फॉर हीमोलिसिस के लिए। ई एल फॉर स्टैंड करता है हमारा एलिवेटेड लिवर एंजाइम के लिए, और एल और पी मीन्स होता है लो प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे मैं पहले हेल्प सिंड्रोम को डिटेल में बता चुकी हूँ पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। हेल्प का मतलब है हीमोलिसिस। इसका मतलब ये है कि जो रेड ब्लड सेल है वो टूट रहे हैं इनटू क्विकली, फॉरन, जल्दी जल्दी उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड दिस कैन बी लीड टू एनीमिया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर एनीमिया हो सकता है। और यह भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का थ्रू आउट द बॉडी। ओके, ई एल मीन्स क्या है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम। क्योंकि मैंने बताया था कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जब प्रीक्लैम्शिया होता है, तो लीवर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, लिवर एंजाइम जो होते हैं एलिवेट कर जाते हैं। तो दिस कैन बी टेकन एज अ साइन दैट लीवर फंक्शन इज compromised। LP मीन्स लो प्लेटलेट काउंट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं विद ब्लड कोगुलेशन, ये आप जानते हैं। सो एन अनयूजुअली लो प्लेटलेट काउंट जो होगा, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स जो होगा, ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि पर्सन जो है एट अ रिस्क है फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो उसके अंदर चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल ब्लीडिंग भी उसकी एक्सेसिव बन सकती है क्योंकि प्लेटलेट काउंट क्या है, बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं ड्यूरिंग लेबर के अंदर, मैटरनल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो लेबर के दौरान हो सकती हैं, वो क्या हो सकता है, इक्लैम्शिया हो सकता है या फिर पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। और जो कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट हो सकती हैं प्रीप्यूरियम के दौरान, क्या हो सकता है, इक्लेम्शिया बन सकता है विद इन 48 आवर्स, शॉक्स डेवलप हो सकता है या फिर सेप्सिस हो सकती है। अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो फीटल के अंदर डेवलप हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द severity of preeclampsia पे and the duration of the डिजीज एंड द डिग्री ऑफ प्रोटीन्यूरिया। यानी फीटल कॉम्प्लिकेशन जो होंगी वो डिपेंड करेंगी कितना प्रीक्लैम्शिया है, क्या सिवियरिटी है उसकी, कितना ड्यूरेशन हुआ है डिजीज का, उसके अलावा क्या डिग्री है प्रोटीन्यूरिया की, इस बात पर डिपेंड करेगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इंट्रायूटाइन डेथ आईयूडी हो सकती है, ठीक है, इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है या फिर प्रीमैच्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आती है, मैंने बताया था दो तरीके की होती है, इमीडिएट एंड रिमोट।
तो रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? रिमोट हो सकती है रेजिडुअल हाइपरटेंशन हो सकती है, या फिर बार बार पेशेंट को प्रीक्लेम्शिया हो सकता है, या फिर कोई क्रोनिक रीनल डिजीज भी हो सकती है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन दैट वी सी इन द प्री एक्लेम्प्टिक पेशेंट. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्नोसिस की. प्रोग्नोसिस जो होती है दो तरीके की होती है पेशेंट के अंदर. एक इमीडिएट प्रोग्नोसिस हो सकती है, एक रिमोट. तो इमीडिएट प्रोग्नोसिस में क्या है, अगर प्रिक्लेम्शिया इज डिटेक्टेड अर्ली, अगर प्रिक्लेम्शिया को डिटेक्ट कर लिया जाता है अर्ली विथ प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ, द प्रीक्लेम्शिया फीचर सबसाइड कंप्लीटली. इमीडिएट ये बोल रहे हैं, अगर प्री क्लेम्शिया को आप डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली, वक्त से पहले ही आप पता कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जो प्री क्लैम्पिया के फीचर्स हैं उन्हें हम सबसाइड कर सकते हैं कंप्लीटली. और जो प्रोग्नोसिस होती है इज नॉट फेवरेबल बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी के लिए. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगर इफ लेफ्ट अनकेयर्ड, अगर आपने उसका पेशेंट का जो होता है, आपने प्रीक्लेम्शिया डायग्नोस हो गया, ठीक है, अदरवाइज हो ये भी हो सकता है कि नहीं डायग्नोस हुआ, आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, विद द केसेस ऑफ एक्यूट ऑनसेट, ठीक है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं इस कंडीशन के अंदर, दोनों के अंदर डेवलप हो सकती है, दोनों मदर और बेबी जो होते हैं डेंजर में जा सकते हैं. अगर आपने डायग्नोस होने के बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है दोनों मदर के अंदर और बेबी के अंदर. मैटरनल मॉर्टिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर, maternal immunity mortality means increased maternal death are mainly related to the eclampsia. मदर की जो मोर्टिलिटी डेथ है, यानी मोर्टिलिटी रेट जो होता है वो मेनली रिलेटेड है किससे, इक्लेम्शिया से एंड एक्सीडेंटल हेमरेज से. यानी जो मैटरनल डेथ होती है वो किससे रिलेटेड है, एक तो इक्लेम्शिया से, दूसरा एक्सीडेंटल हेमरेज की वजह से हो सकती है, एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा की वजह से, डिसेमिनेटेड इंट्रा डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी की वजह से हो सकती है, या फिर हेल्प सिंड्रोम की वजह से हो सकती है. ये मॉटर्नल कॉज हो गए जो मैटरनल मॉर्टिलिटी की डेथ की वजह बन सकते हैं. ज़्यादातर जो मैटरनल डेथ होती हैं वो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रीनेटल मॉर्टिलिटी. मैटरनल मॉर्टिलिटी हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द प्रीनेटल मॉर्टिलिटी स्टिल रिमेन वेरी हाई. जबकि जो मैटरनल मॉर्टिलिटी है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है, जबकि पेरीनेटल मॉर्टिलिटी जो स्टिल रिमेन हाई इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी जो है पेरीनेटल मॉर्टिलिटी के जो रेट्स हैं वो हाई हैं इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. कितने हैं, 7 to 10% हैं. एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज मॉर्टिलिटी रिमेन टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो मॉर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 20 से लेके 50% है, ऑफ विच बीइंग स्टिल बॉर्न. रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रिमोट प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है, देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट द सिवियरिटी ऑफ द प्री-एक्लैम्शिया और इट्स ड्यूरेशन हैज गॉट एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिडुअल हाइपरटेंशन. ये बोल रहे हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है जिससे हमें ये पता चलता है कि सिवियरिटी ऑफ प्रीक्लेम्शिया और उसका ड्यूरेशन से कोई भी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ रेजिडुअल हाइपरटेंशन पे, मीन्स 50%, और द रिकरेंट प्रीक्लेम्शिया 25% इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी. उसके बाद करते हैं बात हम प्री प्रोडक्शन कैसे करेंगे प्रीक्लेम्शिया का और उसका प्रिवेंशन करेंगे. प्रिडिक्शन मीन्स इसमें इन्होंने बताया कि इट इज़ नॉट अ टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज. प्रिवेंशन इसका जो है ये कोई डिजीज ऐसी नहीं है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी इट इज़ नॉट अ प्रिवेंटेबल डिजीज. दूसरी बात इसके अंदर पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, लिमिटेड और नो एंटीनेटल केयर और पुअर रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, ठीक है. मीन्स अगर मैटरनल न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, लिमिटेड या फिर बिल्कुल भी एंटीनेटल केयर दी नहीं गई है पेशेंट को, या फिर पुअर रिप्रोडक्शन एजुकेशन है, मतलब उसको रिप्रोडक्शन के बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, प्रीक्लेम्शिया के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ.
रिस्क फैक्टर के बारे में मैंने बताया था क्या क्या रिस्क फैक्टर्स थे। रिस्क फैक्टर्स में इसके अंदर आता है प्राइमरी ग्रेविडा, यंग और एल्डरली जो वुमेन होती है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं फॉर प्रीक्लेम्शिया के लिए। उसके अलावा मैंने बताया था फैमिली हिस्ट्री अगर प्रीक्लेम्शिया की है या हाइपरटेंशन की है या फिर कोई प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी है या जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजी कोई फोनोमिना भी हो सकता है, ठीक है, न्यू पैटर्निटी भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर या फिर रीनल डिजीज हो। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रीक्लेम्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डेवलपिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट जो किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया आर नॉट हेल्पफुल। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, जैसे प्रेजेंस ऑफ डायस्टोलिक नोच, एब्सेंस ऑफ एंड डायस्टोलिक फ्रीक्वेंसीज, एवरेज मीन आर्टेरियल प्रेशर, एंजियोटेंसिन इन्फ्यूजन टेस्ट किया जाता है या रोल ओवर टेस्ट किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं प्रोडक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए जो किए जाते हैं प्रीक्लेम्शिया के लिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। उसके अलावा जो रिजीम है फॉर द हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया क्या है, रेगुलर एंटीनल चेकअप होने चाहिए, ठीक है, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट चलने चाहिए पेशेंट के, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स देने चाहिए, विटामिन ई, विटामिन सी, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि जो प्रीक्लेम्शिया है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। वैसे तो ये टोटली अनप्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सारे प्रिवेंशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सो इन दिस वे मैंने आपको बताया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रीक्लेम्शिया वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोग्नोसिस होती है। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जिसके अंदर इस टॉपिक को, जिसको हम लास्ट टॉपिक होगा हमारा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट क्या है प्रीक्लेम्शिया का, किस तरीके से हम प्रीक्लेम्शिया जब डेवलप हो चुका है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे अंटिल डिलीवरी तक, ठीक है। उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में इसको शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।